हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आज सौरभ में। वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर एनी लॉन्ग एंट्रेंस प्रिपरेशन एग्जाम। एंड इस साल हम लोग हाजिर हैं हमारी अगेन जो डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट सीरीज थी उसके एक और वर्जन के अंदर। लास्ट ईयर हमने डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट्स के अंदर फंडामेंटल राइट्स को पूरा कवर किया था फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, और इस बार भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनके आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये हमारी जो सीरीज है ये बिगिनिंग है, और आज इस सीरीज के अंदर हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं द पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द यूनियन, और उसके अंदर हमारा जो चैप्टर 4 है दैट इज द यूनियन जुडिशरी, और वी कैन से द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर हम लोग हमारे जो आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक हम लोग कवर करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या लिखा है इंडियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी के बारे में, और क्या क्या है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स और इंपॉर्टेंट चीजें। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम आर्टिकल 1 to 4 को कवर करने वाले हैं, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम बहुत ही डिटेल में वर्ड बाय वर्ड जो हमारा लास्ट ईयर प्रेपरेशन वीडियो था जिसके अंदर हम लोगों ने जो डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट के अंदर एक एक वर्ड को हमने बेयर एक्ट से पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी अब लॉ एंट्रेंस एग्जाम में चले जाएं वो लोग बहुत लाइक करते हैं डिटेल्स की चीजों को अंडर योर एमसीक्यू पूछना। तो इसलिए हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको वर्ड बाय वर्ड डिटेल बाय डिटेल पढ़ते हैं ताकि उनकी नॉलेज हमें रहे। तो आर्टिकल 124 अगर मैं आपको बोलूं तो एक क्लब ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अकेले एक आर्टिकल के अंदर। तो वो आर्टिकल 1 to 4 ही होगा जिसके अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है। तो आखिरी तक बने रहिए, और आर्टिकल 1 to 4 के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको जानिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और पढ़ते हैं हमारे पार्ट 5 के अंदर चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 1 to 4 के बारे में। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस स्ट्रीम के ऊपर, और आप लोग देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने आर्टिकल 1 to 4 को रखा हुआ है, और राइट साइड पे मैं आपको कुछ नोट्स और कुछ डिटेल चीज़ें भी बताता रहूँगा साथ के साथ। तो दोस्तों, जो आर्टिकल 1 to 4 है बेसिकली इसके अंदर जो है हमारे 7 आपको सब सेक्शंस मिल जाएंगे, और हर एक जो सब सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको ढंग से पढ़ेंगे और एंड तक बने रहेंगे हम लोगों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारे पहले 1 to 4 1 के अंदर, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फादर्स ने। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये बता रहे हैं देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देन द आंसर शुड बी आर्टिकल 1 to 4। तो आर्टिकल जो 1 to 4 है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड दे टॉक अबाउट इट शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि CJI हो गए आपके, एंड they're talking about until parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो इनिशियली जो सबसे पहले शुरुआत करी गई थी वो CJI plus 7 जजेस की थी। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज देयर इन इनिशियल, if they are asking except CJI, then answer should be 7. If they are asking total including CJI, then the answer should be 8 Supreme Court judges. But what is the scenario right now? So the scenario right now is there are 34 judges except CJI, ठीक है, यानी प्लस CJI। तो अभी करंट सिनेरियो में, और करंट इस समय कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो देयर आर 32 जजेस राइट नाउ। मैंने अभी आपको बताया था अभी रिसेंटली 5 जजेस की और अपॉइंटमेंट हुई है, अगर आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखी हुई हो। तो राइट नाउ currently as of we are talking, we are making this video in February 23 on 10th of February 23। तो अभी जो करंट अगर मैं कहूँ आपको, तो 32 जजेस plus CJI is the current strength of the parliament, and there are 2 vacancies
लेफ्ट। तो दोस्तों इनिशियली 7 जजेस का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स ने दिया हुआ था, और आपको जो क्या कहते हैं सवाल अगर आ सकता है कि इनिशियली क्या था, तो आपने ये ध्यान रखना है। और अभी करंटली जो है वो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो। तो चलिए आइए चलते हैं अब हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर और देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट टॉक्स अबाउट एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो देखा द हु अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट जजेस, द आंसर शुड बी द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब होता है कि बाय हिज ओन राइटिंग। आफ्टर दिस पॉइंट इज द मोस्ट क्रूशल पॉइंट फ्रेंड्स, आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। द आफ्टर शब्द जो यहाँ पे लिखा गया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर द कंसल्टेशन, देखा क्या बात कर दी इन लोगों ने। आफ्टर द प्रेसिडेंट कर रहा है, वो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के पास क्या ही पावर है, जो देश चलाना है वो भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं, द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट है, उनकी कंसल्टेशन पे चलाना है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को कोई जज भी अपॉइंट करना है तो आपने कंसल्टेशन करनी है किन के साथ, तो वो कंसल्टेशन जो करनी है आपने वो करनी है विद सच ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एज द प्रेजेंट में डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस। एंड इसको आगे पढ़ेंगे बाद में, पहले ये जान लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट डन बाय तो प्रेसिडेंट है, ठीक है, बट उसकी जो प्रोसेस है दैट शुड बी ऑलवेज इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये जो कंसल्टेशन का प्रोसेस इन लोगों ने यहाँ पे डाला है ये बहुत ही वेग था। तो ये वेग प्रोसेस की वजह से ये आज तक भारत को जो है वो डिबेट और लड़ाई झेलनी पड़ रही है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिसेंटली करंट अफेयर्स हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अभी जो लॉ मिनिस्टर हैं इंडिया के, किरेन रिजिजू जी, उन्होंने फिर से इस डिबेट को शुरू कर दिया है कि भैया NJAC जैसा कंसेप्ट दोबारा लाना पड़ेगा। आपको पता, अगर आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू डोंट नो अबाउट द NJAC, तो आपको बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत है। आप अमेंडमेंट 99 के बारे में पढ़ें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है उसको आप पढ़ें 99 के अंदर, उसमें आपको पता चल जाएगा NJAC बेसिकली क्या था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनानी थी उसके बारे में, जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो अब जो इसके अंदर जो ये वेग चीज़ है कि भैया कौन अपॉइंटमेंट करेगा, कैसे करेगा, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिसाइड करी गई है थ्रू दी हेल्प ऑफ द वेरी फेमसली नोन एज द थर्ड जजेस केस। इसके अंदर 3 केसेस बेसिकली लड़े गए थे, जिसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है 3 केसेस के डिसीजन के बाद जो है एक कोलिजियम सिस्टम को लाके इन लोगों ने खड़ा करा था। तो कॉलेजियम सिस्टम ये बहुत डिटेल्ड मैं बता रहा हूँ कि आप लोग देखिए 124(2) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स ने तो बहुत ही वेगली इसको लिख दिया, और उसके ऊपर लड़ाई जो है आज तक डिबेट चल रही है कि ये जो कंसल्टेशन है विद सच जजेस क्या है। कोई सच जजेस का कोई डेफिनेशन है? कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ये तो जो वर्ड सच है ये तो एकदम से ही वेग है कि कौन होगा, किससे बात करी जाएगी, कौन है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। बस लास्ट में अगर आप ध्यान दें तो एंड में एक ये चीज़ लिख दी है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। देखिए कितना इसे स्ट्रांगली इन लोगों ने शैल बताया यहाँ पे, ठीक है। तो जब इतना स्ट्रांगली शैल इन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में बताया, तो यहाँ पे ये सच का जो वेग वाला काम करा गया है कि वेग इतना कर दिया गया था ऐसे, तो ये क्यों हुआ? अब ये जो हुआ वो हुआ तो हुआ, उसका जो डिसीजन है वो 3 जजेस के, थर्ड जजेस के केस कहते हैं, बहुत ही रिनाउंडली जाना जाता है। उसके अंदर उसका आंसर कोलेजियम सिस्टम के रूप में मिला, जिसको अभी इंडिया फॉलो करता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये कोलेजियम सिस्टम बेसिकली क्या है? सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम की जो कमिटी है उसके अंदर 4 सीनियर जजेस और एक आपका CGI यानी 5 लोगों की कमिटी है। और वहीं पर अगर आपको हाई कोर्ट के जजेस डिसाइड करने हैं तो 2 सीनियर जजेस और CGI आपका रहेगा। तो जो CGI है वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 124(2) के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। तो CGI तो देखो रहेगा ही रहेगा। जो कोलिजियम सिस्टम है
उसको जो है इन लोगों ने जो बनाया, डिसाइड किया ओवर द थर्ड जज केस, उसके अंदर इन लोगों ने जो ये कोलिजियम सिस्टम बनाया उसके अंदर इन्होंने 4 जजेस सीनियर रख दिए सुप्रीम कोर्ट के लिए और 2 रख दिए इन्होंने हाई कोर्ट के लिए। तो ये अभी करंटली जो कोलिजियम सिस्टम है जो हम लोग फॉलो करते हैं वो ये वाला है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। अब अगला इसमें देखिए 124(2) के अंदर जो हमने एक पार्ट मिस कर दिया, जो हमने नहीं लिया, वो क्या था? वो था हमारा एज 65। तो ये इसके अंदर आप लोगों को क्या बताया गया है? एक चीज़ और बताई गई है दैट द जज जो सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ जजेस, ही शुड होल्ड ऑफिस, शैल यानी पक्की बात है, होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो दोस्तों 65 ईयर्स इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या चीज़ हो गई? 65 हमारा 65 इज द रिटायरमेंट एज, ठीक है। तो 65 ईयर्स। क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? यू शुड बी ऑलवेज वेरी क्लियर दैट इट इज द 65 ईयर्स। नाउ लेट्स गो टू दी अदर पार्ट। एक और प्रोवाइड है। प्रोवाइड मतलब इसमें प्रोविजो होता है। प्रोविजोस आपको पता होना चाहिए। प्रोविजोस आर द कंडीशंस। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रोविजो। प्रोविजो आर द कंडीशन। तो एक कंडीशन उन्होंने ऊपर लगा दी, एक और लगा दी। अब ये क्या कह रहे हैं? प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ जज मे बाय राइटिंग। तो ही सेड कि 65 ईयर्स तो रिटायरमेंट एज है, मगर अगर उससे पहले किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने ऑफिस से हटना है, उसको जाना है अपने ऑफिस से, रिमूव करना है या रिमूव उसने होना है, तो उसके भी 2 रास्ते उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला तो वो सेल्फ रिजाइन कर रहा है, ठीक है। रिजाइन क्या है? जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड टू द प्रेसिडेंट। ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि जज जो है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? सीजीआई को या फिर प्रेसिडेंट को? अब बच्चे क्या है, वो सोचते जी सीजीआई इज द, क्या कहते हैं अपना, द किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वो सीजीआई को देगा, मगर सीजीआई को नहीं देगा। सीजीआई इज द रॉन्ग आंसर। द आंसर इज प्रेसिडेंट। सीजीआई इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स का मतलब क्या होता है? सीजीआई जो है वो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही होता है, लेवल सेम होता है। ही जस्ट होल्ड्स द पावर एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। जो भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस डिवाइड करने होते हैं वो सिर्फ सीजीआई वही देखता है। इसलिए सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं दे आर इन पैरिटी, ठीक है। पैरिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल। सीजीआई जजेस, सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस आर जस्ट इक्वल। सीजीआई इज जस्ट फर्स्ट अमंग इक्वल। ये बहुत ही बड़ी चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये सब चीज़ें जो है वो लॉ के क्लासेस के अंदर बताई जाती है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि सीजीआई इज नथिंग बट ही इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट को कोई जज रिजाइन करता है तो ही डोंट राइट इट टू द सीजीआई बट ही राइट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो रेजिग्नेशन है वो अपना प्रेसिडेंट लेता है। अब दूसरा तरीका क्या है रिमूव होने का? जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसका, वो है द प्रोविजन गिवन इन द क्लॉज 4। क्लॉज 4 इसी आर्टिकल के जो है 124 के 4 के अंदर जो दिया गया है वो रिमूवल का एक और तरीका है। तो एक हो गया रेजिग्नेशन, ठीक है, जिससे वो रिमूव हो रहा है, अपने आप को खुद हट रहा है, और एक हो गया उसका रिमूवल का तरीका जिसको हम लोग इम्पीचमेंट भी कह सकते हैं। तो वो वहाँ बता रहा है। अब ये 2A का इन्होंने बाद में डाला है। 2A क्या कह रहा है? द एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी। एक अथॉरिटी बनाएगी एंड इन सच मैनर, एक ऐसे तरीके से, एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। तो ये बेसिकली दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो 2A के अंदर जो बात हो रही है बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट क्या कहते हैं, एज ऑफ रिटायरमेंट। तो ये एज ऑफ रिटायरमेंट की बात जो हो रही है, इसमें ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करे कि भैया क्या एज रहनी चाहिए रिटायरमेंट की, ठीक है। तो पावर रिटायरमेंट एज की किसके पास है? वो है पार्लियामेंट के पास। तो अभी 65 है आपका सुप्रीम कोर्ट की और 62 है आपका हाई कोर्ट की। तो ये जो पावर है ये पार्लियामेंट को दी गई है कि भैया पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये 2A वो बात कर रहा है। आइए अब चलते हैं हम लोग हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर। तो थर्ड कह रहा है पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब इसके अंदर हम लोग थर्ड के अंदर क्या बात करने वाले हैं? थर्ड के अंदर अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है
वो आ गई है दैट ही इज़ इंडियन सिटीजन। सबसे पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो है उसको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड ये देखो, इसको आप पढ़ना समझो कि पहली कंडीशन एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, अब इसके बाद जो भी कंडीशंस हैं वो भी मैंडेटरी हैं पहली कंडीशन के साथ में। अगर ये और होता तो सिर्फ ये होता कि सिर्फ इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, उसके अलावा कोई और पार्ट होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इंडियन सिटीजन प्लस का मतलब क्या है, दिस इज मैंडेटरी, ये भी मैंडेटरी है और जो अब आगे कंडीशन बताऊंगा वो भी मैंडेटरी हैं। तो क्या है आगे कंडीशंस, हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी उसको क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 years का हाई कोर्ट के जज का, ठीक है। तो या तो हाई कोर्ट का जज हो 5 साल का। दूसरा क्या है, हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 10 years, या तो 10 years तक एडवोकेट होना चाहिए। हाँ, एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन सकते हैं। ये देखो यहाँ पे और है, सी, और या तो ये कंडीशन फुलफिल होगी या ये कंडीशन फुलफिल होगी विद एडिशन टू दिस कंडीशन, यानी इंडियन सिटीजन के साथ साथ ये कंडीशंस हैं। तो और में क्या, 10 year का आपको क्या होना चाहिए, एडवोकेट का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है। एडवोकेट इन 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, ठीक है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली में बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं या गुजरात की बार काउंसिल, आप 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट द एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो बहुत लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट के ओपिनियन में जो डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट है वो भी हो सकता है। तो थर्ड बंदा कौन है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, दैट इज एमिनेंट ज्यूरिस्ट, यानी द पर्सन हु हैव द नॉलेज ऑफ लॉ। तो अब आपको पता चल गया कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। एक तो या तो आपको हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होनी है 5 साल का, या फिर आपको 10 साल का एडवोकेट होने चाहिए, या फिर आपको ऐसे एमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए जो प्रेसिडेंट की नज़र में आप बन सकते हैं हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज। तो चलिए अभी इसके एक्सप्लेनेशंस भी देख लेते हैं, क्योंकि हम देखो टॉपिक पूरा करेंगे इसलिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में दे सेइंग, in this clause, high court means high court which exercise or which at any time before the commencement of this constitution exercise jurisdiction in any part of territory of India, ठीक है। तो ये क्यों बना, इसको ऐसा क्यों लिखा गया है, तो बहुत ही जायज़ सी बात है कि भैया हाई कोर्ट तो इंडिया के अंदर होगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 1947 में जब हम लोगों का जो है वो बंटवारा हुआ था तो लाहौर हाई कोर्ट और जो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स थी वो भी अवेलेबल थी उस समय। तो इसलिए जिन लोगों का एक्सपीरियंस कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इंडिया की हाई कोर्ट्स का रहा है, सिर्फ वही लोग को वो रेफरेंस दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा गया था। और सेकंड है, इन कंप्यूटिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज और पीरियड ड्यूरिंग विच पर्सन हैज एन एडवोकेट, एनी पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज हेल्ड जुडिशियल ऑफिस, यानी कोई अगर उसने जुडिशियल ऑफिस भी हेल्ड करा हुआ है पर्सन ने, आप कह रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 7 साल के लिए वो वकील था, ठीक है, एडवोकेट था, ठीक है, बट क्या कहते हैं, अब वो 4 साल, पिछले 5 साल से 5 years से वो डिस्ट्रिक्ट जज है। क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज। तो आप अगर इसको देखेंगे तो हमारे ऊपर वाली कंडीशंस में चेक करिए, ये कहीं आ रहा है 10 साल का एडवोकेट भी नहीं रहा बंदा, तो ठीक है, 10 साल का एडवोकेट भी नहीं रहा ना, उसका 5 साल का कोई हाई कोर्ट का जज रहा, वो तो कहाँ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। बट इसी चीज़ को, इसी कंडीशन को इन लोगों ने ठीक करने के लिए ये एक्सप्लेनेशन भी डाल दी कि अगर दैट पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो किसी जुडिशियल पोजीशन पे भी रहा है, ठीक है, वो मिनिमम क्या होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी इंफीरियर, यानी छोटी नहीं होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज से, ठीक है। तो वो डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशन पे से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो उस पर भी रहा है तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हम लोग काउंट कर लेंगे एज ए एडवोकेट, और वो दैट पर्सन इज ऑल्सो। तो ये जो बंदा है, जो ए है, जिसके पास 7 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस था, 5 साल का डिस्ट्रिक्ट जज का एक्सपीरियंस था, ये हमारी जो थर्ड कंडीशन, बी कंडीशन है 10 years वाले में, उसके अंदर आके ये भी एडवोकेट के लिए आपका हो जाएगा लाइबल, तो ये एडवोकेट बन सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। अब जो हम लोग याद करो यहाँ पे बात कर रहे थे, जो क्या कहते हैं कि रिमूवल की बात हम लोगों ने देखो इधर करी थी, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो ये जो रिमूवल वाला क्लॉज है 12(4) जिसकी हम लोगों ने इधर बात करी थी, इसको अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये देखो लिखा था ना कि सुप्रीम कोर्ट जज कैसे हट सकता है, तो ये 12(4) को अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है अदर देन रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे देखिए
A judge of Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the president. तो देखो जज जो है वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको दे रहा है? प्रेसिडेंट को, ठीक है, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ही, ठीक है। तो उसका रिमूवल भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि उसका जो रिमूवल है वो भी प्रेसिडेंट ही करने वाला है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि प्रेसिडेंट ही जो है वो अपॉइंट कर रहा है, उसी को रेजिग्नेशन दे रहा है, उसी को रिमूवल कर रहा है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कैसे होगा ये? प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस and by majority not less than 2/3 of the members of the house present and voting। सबसे पहली चीज, हर ईच हाउस यानी हर हाउस को इस कंडीशन को फुलफिल करना है। क्या कंडीशन है? स्पेशल मेजॉरिटी। अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यू डोंट नो अबाउट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी, तो आप लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे ढंग से। ये स्पेशल मेजॉरिटी है। क्या है इसके अंदर? पहले तो मेजॉरिटी होनी चाहिए टोटल जो आपकी हाउस की स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ की, नॉट प्रेजेंट एंड वोटिंग की। सिंपल मेजॉरिटी इज प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल क्या है? पार्लियामेंट में लोकसभा की टोटल कितनी है? 550 बेसिकली, ठीक है। और जो हमारा राज्यसभा उसकी कितनी है? 250, ठीक है। तो जो टोटल स्ट्रेंथ है इसका मेजॉरिटी चाहिए, यानी इसको आप लोगों ने पार करना है। और उसके बाद क्या है? प्लस, देखो मैंने क्या बोलता है, एंड आ गया ना, यहाँ पे एंड है, प्लस आपको जो प्रेजेंट है उसमें से 2/3 लोग। तो ये देखिए बड़ा ही पेचीदा हो जाता है इतनी मेजॉरिटी लाना कि 2/3 लोग जो प्रेजेंट है वहां पे, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी आपकी जो संख्या, अगर मैं 550 की बात करूं तो 550 की आपको जो संख्या है उसका आपको हाफ भी चाहिए, प्लस आपको 550 का जो हाफ है उसके साथ साथ जो प्रेजेंट है उसका आपको क्या चाहिए? 2/3 भी चाहिए। तो 550 का हाफ अगर मान लीजिए 275 तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर मैं मान लेता हूं कि 400 लोग वोटिंग कर रहे हैं तो 275 वोट के साथ साथ आपको 400 लोगों का 2/3 कितना हो जाएगा? ये देखिए, तो 400 लोगों का 2/3 आपका 266 हो गया। तो यानी एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो आपको ये टोटल ये दोनों नंबरों को पार करना है कि आपको 275 266 दोनों ही नंबरों को पार करना है, और फिर जाके आपको जो है वो यहाँ पे एक तरीके की चांस मिलेगा प्रेसिडेंट तक अपनी बात पहुंचाने का। उसके बाद भी पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे क्या लिखा है? हैज बीन प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल ऑफ द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक चीज इन्होंने और ऐड कर दी है। व्हाट आर द ग्राउंड्स? द ग्राउंड्स हैव बीन गिवन हियर, मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो अब ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड जो है ना सवाल, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे कि आपको प्रूव्ड करना है कि भैया ही वॉज इनकेपेबल, और वो उन्होंने मिस जो है क्या कहते हैं अपनी इनकेपेसिटी में है, वो मतलब वो जो अपनी पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो जो प्रूव्ड है, इसी प्रूव्ड के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट की पूरी कमेटी बनती है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वही लोग इसकी इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो इंक्वायरी करते हैं प्रॉपर। ग्राउंड्स कौन कौन से? दो ग्राउंड्स पे कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर है कि नहीं है, कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसने मिसबिहेवियर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और दूसरा कि क्या प्रूव्ड इनकैपेसिटी है कि नहीं, यानी इज ही इनकेपेबल ऑफ डूइंग हिज जॉब। तो ये जो प्रूव्ड वर्ड है ना, ये सारा का सारा आपको पार्लियामेंट का सारा का सारा जो मेजॉरिटी चाहिए वो चाहने से पहले प्रूव्ड करना पड़ेगा। प्रूव्ड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बनती है, वही बैठ के इसको प्रूव करती है कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो इन क्वेश्चन है कि क्या उस बंदे ने मिसबिहेवियर किया है या नहीं किया। जब प्रूव्ड हो जाएगा तब जाके पार्लियामेंट के अंदर इसकी वोटिंग होती है। बड़ा ही पेचीदा ये तरीका है, और उसको पेचीदा बनाने के पीछे का रीज़न सिंपल और सिंपल साफ है। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना और इन्फ्लुएंस से बाहर रखना ऑफ दी
पार्लियामेंट। अब ये पांचवा जो प्रूव्ड इनकैपेसिटी है ना, प्रूव्ड का ये पांचवें में इन्होंने बता दिया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन एंड एड्रेस फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड द प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर ऑफ इनकैपेसिटी ऑफ द जज ऑफ। मैंने क्या बोला था, जो प्रूफ करने का जो है वही आपको फिफ्थ में बता रहे हैं कि भैया पार्लियामेंट बाय लॉ एक पूरा प्रोसीजर बताए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी किसी जज के, जो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, द आंसर शुड बी प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। सिर्फ और सिर्फ मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के लिए ही जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसे रिमूव किया जा सकता है, नॉट फॉर एनी अदर फर्दर रीजन। सिर्फ यही दो रीजन उसके हैं अलाउड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो चलिए अब चलते हैं 6 के ऊपर, और हमारा 6 क्या कह रहा है, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शेल बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट or some person appointed on the behalf of the president oath and affirmation according to the form set up for the purpose in the third schedule। देखो इसी के अंदर इन्होंने बता दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको ओथ कौन दिलवाएगा, ओथ कौन दिलवाएगा, प्रेसिडेंट। देखो सब कुछ ही प्रेसिडेंट करा रहा है, प्रेसिडेंट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो ये काम कर सकता है ओथ का। और ओथ आपका कहाँ पर दी गई है वो भी बता दिया गया है इसके अंदर। देखो थर्ड शेड्यूल, तो ओथ और एफर्मेशन जो जिसकी हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो दी गई है थर्ड शेड्यूल के अंदर। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, नीचे कमेंट बॉक्स में बच्चे बताएंगे, ठीक है। अब आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो वो है वो आ चुका है, दैट इज 7। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एक ऐसा जिस को ऊपर अपॉइंटमेंट के साथ साथ इसकी भी अभी तक कुछ जो चीज नहीं हो पाई है। ये है नो पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड, नो पर्सन नहीं करेगा, शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई व्यक्ति अगर जज बन चुका है एक बार, तो वो किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, यानी अपना केस या कोई भी केस जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता एज एन एडवोकेट। इसमें जो प्लीड है, दैट प्लीड मीन्स ओनली प्लीड डन बाय एन एडवोकेट। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो इंडिया की किसी भी कोर्ट के अंदर, कोई भी कोर्ट उसके अंदर नहीं प्लीड कर सकता और नहीं काम कर सकता। इसके एक एक्सेप्शन जो है वो एडहॉक जजेस का केस है, जो एडहॉक जजेस के केसेस में होती है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब कुछ अर्जेंट बर्डन आ जाते हैं तो एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं। दैट्स मे बी अंडर 127 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 127 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को जो है वो ये रिटायर्ड जज के ऊपर है बेसिकली। जो आप ये वाला 7th देख रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली फॉर रिटायर्ड जजेस। तो रिटायर्ड जजेस को जो है एडहॉक जजेस के लिए अपॉइंट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 127, बट रिटायर्ड जजेस कहीं पे भी और प्लीड नहीं कर सकते या कहीं पे भी कोई एक्ट नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट के अंदर, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, एनी लोअर जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एटसेट्रा। ये बनाने का सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। रीज़न कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज ये लालच रखेगा कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद किसी जगह पे अपॉइंट हो जाऊं, किसी जगह पे मैं लग जाऊं, या कोई मेरे को प्रैक्टिस को मिल जाए, या मेरे टेन्योर में कुछ और गवर्नमेंट पोस्ट मिल जाए, तो जो यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी लिखी हुई है क्या रिप्रेजेंट करती है, एनी अथॉरिटी, ये वही तो एनी अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट की पोजीशन। तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है अपने ऑर्डर्स को बायस वे से सुनाएगा, ऐसे सुनाएगा कि मैं इंप्रेस कर सकूँ उस मास्टर को जो मुझे उस जॉब पे रख पाए। और यहीं पे सारी की सारी कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा हो जाती है, क्योंकि ऐसे अब बहुत सारी पोस्ट हैं जो निकाली जा रही है जिसके अंदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो है आपका अपॉइंट किया जा रहा है एज अ चेयरमैन। वन ऑफ सच पोस्ट इज ह्यूमन राइट कमीशन, जो इंडिया की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। प्लस आपके कितनी सारी कमिटीज ऐसी हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चेयरमैन बनाया जाता है। तो यही वो सवाल है, यही वो चीज़ें हैं जिसको क्वेश्चन किया जाता है अभी बहुत सारे वे में, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आफ्टर देयर रिटायरमेंट, अभी रिसेंट केस के अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे गोगोई साहब, उनको राज्यसभा भी भेज दिया गया था। तो ये बड़ा ही बड़ा सवाल है कि जो हमारा आर्टिकल के अंदर 1247 है उसकी सैंक्टिटी
कितनी बरकरार है? ये सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ और इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है एंड होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा बहुत अच्छे से समझ आया हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको 124 आर्टिकल को मैं बहुत ही अच्छे और डिटेल से समझा पाया हूँ और जिस प्रकार से मेरा हमेशा पूरा का पूरा कोशिश रहता है कि एक आर्टिकल या एक टॉपिक के अंदर से किस किस तरीके से क्वेश्चन निकल सकते हैं मैं उनको आप लोगों तक पहुंचा पाऊं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आर्टिकल 124 के अंदर एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी आपको बताने में कामयाब रहूंगा। तो दोस्तों हेयर सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय और बने रहिए इस सीरीज के साथ। आगे हम लोग 147 तक सारे के सारे यूनियन जुडिशरी के आर्टिकल्स को कवर करेंगे और आपके लॉ प्रिपरेशन को और ज्यादा एनहेंस करेंगे। तो दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।